Hello everyone, I'm Dr. Hamid, Team Director Pathais Academy. So we are going for the next year question 2019. आपने अब तक पार्ट 3 देख लिया होगा. पार्ट 3 के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं वीडियो में. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नेंस एंड एथिक्स साइड. कुछ कॉमन एरियाज़ हैं, आपको मिलेगा कुछ जगह पर. सो बेसिकली ये जो स्लाइड्स जिस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इनकी PDF पाथाइस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया गया. आप वहाँ से भी ले सकते हैं और कंप्लीट क्वेश्चंस एक जगह पर आपको मिल जाएंगे, सो दैट आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई मैच हो रही है या नहीं हो रही है, और किस हद तक उस पर जाना है, क्वेश्चंस के कितने डेप्थ में जाना है, उस तरह से आप चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम 2019. इसके पहले भी 19 तक मैंने रोका था लास्ट पार्ट में. So implementation of information and communication technology ICT based projects programs usually suffers. So हम इसे मार्क कर देते हैं यहाँ पर in terms of certain vital factors. So कुछ यहाँ पर लैकुना है इस तरह के प्रोग्राम्स में ICT based projects, right? तो जिनमें भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, पहले आप जनरल स्टडीज़ में इन चीज़ों को ध्यान दीजिए. आप सोचिए कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस एंड अदर प्रोग्राम्स विच आर एसोसिएटेड विद ICT. तो आप देखोगे कि अभी हम क्वालिटी सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं. इससे पहले भी मैंने आपसे बात किया है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, इन टर्म्स ऑफ ई डिलीवरी सिस्टम. सो ई डिलीवरी में हम क्या क्या दे रहे हैं. तो प्रोग्राम जो इस पर बेस्ड हैं, ऑनलाइन बेस्ड, जैसे आधार प्रोजेक्ट्स हैं, क्लियर है, या पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन तो नहीं है बट उसका कुछ सेक्शन ऑनलाइन है, एप्लीकेशन अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, ये सब ऑनलाइन है. सो आप देखेंगे ICT बेस्ड प्रोजेक्ट्स में कुछ हम सफ़र करते हैं, कुछ लैकुनाज हैं. क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स. इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. सो कुछ 3-4 पॉइंट्स हो सकते हैं जो फ़िलहाल यहाँ पर डिस्कशन करना है. लाइक एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट की स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है. एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इंडिया के जितने भी लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं, दे हैव बीन अपलोडेड टू दी सर्वर, और उन सर्वर से अब आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं. आप अपनी ज़मीन का खसरा नंबर या B1 जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़मीन रिलेटेड, उनको आप चेक कर सकते हैं. ये कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, ICT की हेल्प से. लेकिन वहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कहीं पर नेट नहीं चल रहा है, कहीं पर डॉक्यूमेंट्स का एरर है, कहीं डेटा का एरर है. तो ऐसे जितने भी फॉल्ट्स हैं उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है. ऑनलाइन सर्विसेज में जैसे आप देखेंगे ऑनलाइन कंप्लेन सिस्टम है, लेकिन वो प्रॉपरली जा रहा है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन उसको देख पा रहे हैं या नहीं, या जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच रहा है या नहीं, इस तरह के ढेर सारे इश्यूज़ हो सकते हैं. सो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो ICT पर पूछा जा रहा है, और इसे आप जनरल स्टडीज़ के किसी भी सेक्शन में ले सकते हैं. मे बी आपको ये टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, पॉलिटी, गवर्नेंस और पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है. Now next question from paper 4, that is ethics. Explain the basic principles. तो क्या बोला, basic principles of citizen charter movement and bring out its importance. So 150 words में. अभी आप देखिए इसकी कमियों के बारे में बात नहीं हो रही. We are talking about importance of citizen charters. So citizen charter के बारे में ऑलरेडी आप ने पुराने वीडियोस देखे हैं मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में. सो आप देखेंगे सिटीजन चार्टर के बारे में बातचीत हुई है, और यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. लाइक सिटीजन चार्टर के बेसिक प्रिंसिपल्स में आप देखेंगे उसमें विज़न होना चाहिए. इट शुड इंक्लूड द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए. टू द पॉइंट होना चाहिए. कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से हमें ध्यान देना होगा. 6-7 वैल्यूज़ उसमें डाले गए, बाद में और एड ऑन किया गया इसमें, आप देखेंगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में. सो मिनिमम 5 to 6 वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और उनको आपको देखना चाहिए, और इसके साथ में जुड़ा हुआ सेवोत्तम है. तो उन सब की इम्पोर्टेंस, सिटीजन चार्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बातचीत करनी है. this is important for to make the government departments and ministries more accountable to the citizens. So एक तो ये हो गया कि आप उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं. ये ड्रॉबैक है कि आप इसे जस्टिसेबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में,
बट आप इसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस बहाने गवर्नमेंट की सारी चीज़ें आप देखेंगे ओपन हो रही हैं। इट हेल्प्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट सिस्टम एंड गवर्नमेंट वर्किंग। सो आप देखोगे क्योंकि इसी बेसिस पर, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर वेबसाइट्स में सिटिजन चार्टर के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आपको उनके प्रोसेस के बारे में पता चलता है और आरटीआई कम लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके होते हैं। फिर सिटीजन चार्टर का एक बड़ा रोल ये भी है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें सर्वोत्तम अवार्ड्स तक पहुंचना है, सो वो जमकर काम करते हैं और सिटीजन चार्टर को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। सिटीजन चार्टर के जो टारगेट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कहा जाए, सिटीज़न ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम, तो वो भी इसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कई जगह पर अब सर्विस में प्रॉम्प्टनेस आई है ड्यू टू सिटीजन चार्टर, क्योंकि अब इसे इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, स्पेशली आफ्टर 1991। सो 1991 के बाद आपने देखा, मैंने पहले भी कहा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया और फिर हम 1991 में एलपीजी की बात करते हैं। तो ये सारे रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, प्लस होते जा रहे हैं। उसी में सिटीजन चार्टर का भी एक कॉन्सेप्ट 97 में आप पढ़ते हो, इंडिया में खासकर 97 में, ब्रिटेन में 91 ऑलरेडी ये आ चुका है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। सो अभी इन शॉर्ट डिस्कस करके क्वेश्चंस के अंदाज हम ले रहे हैं, फिर हम टॉपिक वाइज भी बातचीत करेंगे। नाउ नेक्स्ट, हाँ, दिस 120 का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, ओके, सो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन पर है। इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। सो एक और क्वेश्चन हमने देखा था सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स का, और यहाँ पर डेमोक्रेसी कनेक्टेड है। तो आपका यहाँ पर एक तो पॉलिटी से टॉपिक आ गया, फिर इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी की बात जब हम करते हैं, सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। फिर आप देख पा रहे हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात हो गई तो इंडियन इकोनॉमी ऐड कर सकते हैं। रिफॉर्म्स की बात हो रही है सो ऑब्वियसली गवर्नेंस, एंड दैट मीन्स पेपर 2 एंड पेपर 4, इन दोनों को मिलाकर आप इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। सो पॉलिटी, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, गवर्नेंस और एथिक्स, इन 4 to 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर आप मिक्स कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी के बारे में बातचीत हो रही है, हालांकि इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप पढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटीज़ के बारे में, बिकॉज वहाँ पर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, इन सब के बारे में भी आप पढ़ते हैं डेफिनेटली। सो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इन व्हाट सेंस, सर्विस डिलीवरी के बारे में बातचीत हो रही है, ऑब्वियसली आई मीन द वे यू आर डिलीवरिंग योर सर्विसेज। सो अभी हम सिटीजन चार्टर की भी बात कर रहे थे। सो quality is a crucial driver of economic performance. So economic performance of what? Institutions, members of that institutions, and of course about country. Okay, so country की भी economic performance उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। तो अब फिर से वहीं पर आते हैं, हम कहाँ की बात कर रहे थे, 91 की, और यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एलपीजी की बात करते हैं, या फिर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। इन तीनों में एक ही काम हुआ है और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात हमने की। डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया, प्राइवेटाइजेशन हमने किया, ग्लोबलाइजेशन हमने किया, लिबरलाइजेशन हमने किया, देन प्रोसेस में फास्टनेस ला दिया, ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट हमने कर दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 91 के बाद। आप देखोगे इजीनेस कर दिया हमने, लाइसेंस सिस्टम को कम कर दिया हमने, जो अननेसेसरी के हर्डल्स थे उनको भी माइनस कर दिया। फिर आप देखेंगे इसके साथ ही साथ जो बिहेवियरल चेंजेस थे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर वो भी लाने की बात हुई, एंड डेफिनेटली दैट हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, राइट। ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने चेंजेस ला दिया, स्पेशली एट लबासना एंड इन अदर मिड करियर प्रोग्राम्स, वहाँ पर चेंजेस किए गए। तो ये सारा कुछ क्या है, रिफॉर्म ही तो है। तो आप देखोगे इन जनरल आपको सजेस्ट करने बोला जा रहा है रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को जोड़ा है और पहले एक स्टेटमेंट दे दिया, इसमें इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एंड दे आर कनेक्टिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो दोनों ऑब्वियसली बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, बट इसे लास्ट में क्या जोड़ दिया, बोला इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का कनेक्शन किससे दिख रहा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से। दैट मीन्स व्हेनेवर यू टॉक अबाउट
व्हाट, सोशलिज्म। सो सोशलिज्म से आपको कहाँ पर आना है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में आना है। क्लियर है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात हो रही है। और ऑब्वियसली आपकी जो जब हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं तो उसका कनेक्शन आपको यहाँ पर लेकर आना है और किसके साथ जोड़ना है, सिविल सर्विसेज के साथ आपको जोड़ना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ईज ऑफ डूइंग की बात हम करते हैं। क्लियर है, प्रोसेस फास्ट करते हैं। फिर हमने बहुत सारी चीज़ों से लाइसेंस ख़त्म कर दिया। हम क्या चाहते हैं कि जो एक सिंगल विंडो सिस्टम है उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारे रिफॉर्म्स क्यों चाहिए, बिकॉज हमें इंस्टीट्यूशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। और इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी कहाँ से आएगी, जब इंस्टीट्यूशन के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। वो रिफॉर्म्स कहाँ से होगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, हम प्रिंसिपल्स में, स्ट्रक्चर में, देन बिहेवियर में हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आप बात करेंगे, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 1854। ओके, मैकॉले रिफॉर्म्स से लेकर आप सेकेंड ARC तक बात करते हैं। इन बिटवीन फर्स्ट ARC भी 1966 में पढ़ते हैं। इसके पहले ढेर सारी कमेटीज़ हैं एंड कमीशंस हैं जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल में काफ़ी डेप्थ में और डिटेल में पढ़ा जाता है। क्लियर है, उन रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा आप पढ़िए। यदि आपके फ्रेंड सर्कल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपके रूम पार्टनर हैं या कोई हैं, सो उनकी किताबें लेकर पढ़िए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पढ़िए। वो रिफॉर्म्स आपको हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से डिमांड हो रही है 21st सेंचुरी में। और ज़रूरी नहीं कि उन कमीशंस पर आप टिके रहें, बहुत सारे चेंजेस अभी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, लाइक दे शुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, दे शुड बी मोर अवेयर अबाउट द कस्टमर्स राइट एंड अबाउट देयर डिमांड्स। एंड अभी हम सप्लाई साइड में बैठे हैं, गवर्नमेंट इज़ देयर विद द सप्लाई साइड, सो वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर सप्लाई साइड। ओके, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ PPP, with the help of NGO, with the help of self help group, with the help of civil societies। इन सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और तब जाकर हम क्वालिटी सर्विस डिलीवरी दे पाएंगे। बट पहले हमें क्या करना होगा, सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म करना होगा। क्लियर है, और डेमोक्रेसी की बात हो रही तो ऑब्वियसली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 311 इन्हें कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 311 की बात हो रही है बिकॉज डेमोक्रेसी है। ऑब्वियसली इनके बॉसेस कौन है, पॉलिटिकल बॉसेस हैं, और पॉलिटिकल बॉसेस का कनेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से है। पॉलिटिकल पार्टी से है तो आइडियोलॉजी उनको परेशान करती है कई बार। सो इनके लिए प्रिंसिपल क्या होगा, दे शुड बी न्यूट्रल फ्रॉम पॉलिटिकल थॉट्स, दे शुड बी मोर एक्टिव फॉर व्हाट, दे शुड हैव मोर कंपेशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शंस, इम्पैथी, सिंपैथी, इन सभी की बात होगी। सो ओवरऑल अभी तो मैं काफ़ी बड़ा आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आंसर लिखते वक्त आप कन्फाइंड होकर लिखेंगे बिकॉज you are supposed to write in 150 words only. Okay, so you need to confine yourself to the point and you should have your presentation paragraph wise and to the point आपको चलना होगा because इतने डिटेल में आप नहीं जा सकते। लेकिन जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ तक आएंगे कैसे, this is my point. Okay, now next question is the emergence of fourth industrial revolution. Okay, that is digital revolution. Okay, अभी आप देखोगे कि हम थोड़ी देर के लिए बात करें, सो जो पुराने हमारे फाइटिंग होती थी लैंड के लिए, देन मार्केट के लिए, एंड देन अब आप डेटा के लिए बात करते हैं। सो डेटा तक पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, डेटाबेस हैज़ इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको बताना है कि जो ई गवर्नेंस है, एक्चुअल क्वेश्चन किस पर है, आपके ई गवर्नेंस पर है, राइट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो इसको भी लेकर समझाना है कि ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे, एक कनेक्टिविटी ये देना है। बिकॉज आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, आप इस लेक्चर को भी सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, राइट। सो ये एक पहला एग्जांपल है। एजुकेशन में हम रिफॉर्म लेकर आ गए, सर्विस डिलीवरी में अब बैठे बैठे आप टैक्स पे करते हो, बैठे बैठे आप लाइसेंस बनाते हैं, बैठे बैठे आप डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर पाते हैं। फिर डीजी यात्रा आपका, फिर हम बात करते हैं डीजी लॉकर की बात करते हैं, जहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपना आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। आधार के साथ कनेक्टिविटी होती है, आधार नंबर, पैन नंबर, आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और वो आपके घर पर डिलीवर हो जाता है, आपको गवर्नमेंट एजेंसीज तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। जैसे आजकल आप सिम लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है, एक आधार हमारा बना और इतना बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया। कई सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हमको अब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रिंट आउट कुछ जगह आज भी है,
दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ जगह पर लोग आज भी प्रिंट आउट निकाल कर फाइल में लगा कर रख लेते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि सारा कुछ तो अपलोडेड है, सारा कुछ आपके पास सॉफ्ट कॉपी में होता है। और मोबाइल आई मीन ई गवर्नेंस से हम एम गवर्नेंस की ओर जा चुके हैं, दैट इज़ मोबाइल गवर्नेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक शिफ्टिंग तो नहीं है, बट ऑब्वियसली ये इसके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ई गवर्नेंस हैज़ बीन शिफ्टेड टू एम गवर्नेंस बिकॉज अब आप ज़्यादातर काम मोबाइल से करते हैं, आप ऐप डाउनलोड करते हैं, गवर्नमेंट का ऐप, प्राइवेट कंपनीज़ का ऐप, हर चीज़ का एप्लीकेशन है ना, सब कुछ मोबाइल में। आई मीन इसीलिए आप देखोगे मोबाइल फ़ोन पहले बड़े बड़े साइज़ के होते थे, अब स्क्रीन बड़ी हो गई। पहले इंस्ट्रूमेंट बड़ा होता था, मोटरोला का किसी ज़माने में पुराना है ना, लगभग इतना बड़ा हैंडसेट आप लेकर चलते थे, काफ़ी बड़ा हैंडसेट होता था वो, और वो लगा के आप सुन रहे हैं, है ना, बड़ा सा हैंडसेट। अब वही बड़ी स्क्रीन्स के साथ आने लगा, क्योंकि सारे काम आप उससे करने लगे। इसी की बदौलत आपने देखा टैब आया, फिर टैब से आप और बड़े साइज़ में चले गए। एनीवेज, सो एक जो ब्यूरोक्रेट पहले हमारा पेन और डायरी लेकर चलता था, अब वो टैब लेकर चलता है, बिकॉज अब टैब की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी कि वो अपने ई वॉच पर कुछ बोलेगा और सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले आ जाएगा। सो ऐसा भी होने वाला है। बहुत दिन वो दूर नहीं जब आप सारी चीज़ों को आई मीन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डील करना शुरू करेंगे, बिकॉज क्लाउड इतना स्ट्रांग हो जाएगा। क्लाउड पर सारा डेटा हमारा आज भी जा ही चुका है। अब क्लाउड को पाने की होड़ मची हुई है ना। कौन सा वाला क्लाउड? ये आईटी वाला क्लाउड है ना, वो बादलों वाला नहीं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है। सो आप देखोगे कि यहाँ तक हम क्लाउड तक पहुँचे कैसे, इसलिए उसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला गया। कोविड के बाद आप देखेंगे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ आईसीटी। अब चाहे वो जियो का नेटवर्क हो या एयरटेल का नेटवर्क हो, आप उसके थ्रू पूरी दुनिया खंगाल रहे हैं और सभी जगह पर आप पहुंच रहे हैं। आप देख पाते हैं, चाहे जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया है, और ओला की बात करें, उबर की बात करें, जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इतना बड़ा उद्योग खड़ा हो चुका है। क्लियर है? सो आप समझ पाते हैं, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा गया। अकेले वो इंडस्ट्री नहीं है, उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तौर पर जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि अब जैसे अमेज़ॉन है ना, तो अमेज़ॉन में क्या हो रहा है कि आप सामान आप देखते हैं, वर्चुअली ऑर्डर करते हैं, घर पहुंचता है, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सो ई गवर्नेंस भी इसी तरह की चीज़ है कि अब गवर्नमेंट उसके बिना चल नहीं सकती। और आने वाले दिनों में एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि इंटरनेट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ओके, बिकॉज सब कुछ तो आपने उस पर डाल रखा है और फिर आप अचानक से इंटरनेट बंद कर देते हैं किसी भी रीज़न से। सो वहाँ पर कोई क्वेश्चन छुपा हुआ दिख रहा है। और अभी आप मणिपुर वगैरह के केस में देख सकते हैं, या कहीं पर भी सोशल राइट्स होते हैं तो इंटरनेट बंद किया जाता है एज़ पर लॉ एंड ऑर्डर, ताकि जो मिसकम्युनिकेशन है वो ना हो और कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना फैले, वो सब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ ऑल्सो, बिकॉज आपकी सारी चीज़ें तो उस पर चल रही हैं। आपने बैंकिंग सिस्टम कर दिया, आपने क्लास लिया, लेक्चर लिया, आपको क्लास देखना है, सब कुछ है ना। आप मतलब सांसें भी ले रहे हैं तो इंटरनेट से ले रहे हैं, इस तरह का एक मामला आपको दिखता है। सो इतना सब कुछ डिपेंड होने के बाद अचानक से आपका इंटरनेट बंद हो जाए, ऑब्वियसली वो सेफ्टी के लिए किया गया, इंटरनल सिक्योरिटी में आप उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, लेकिन शायद साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि वो कितने लोगों को परेशान कर रहा है। अभी जैसे मणिपुर में लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, आपको पता है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सो ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई जगह पर भी हो सकता है ना। सो ये एक कंटेक्स्ट हो सकता है क्वेश्चन का, मे बी आपको आपका व्यू मांगा जाए उस पर, तो तैयार रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द राइट to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission. डिस्कस। अब ये बेसिकली है तो क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप इसे गवर्नेंस में भी पढ़ते हैं, बिकॉज आरटीआई आपको वहाँ पर पढ़ना होता है ट्रांसपेरेंसी के नाम से। तो आप एक जगह पढ़ें, मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन लिया सो दैट आपको समझ में आए कि जब आरटीआई पढ़ रहे हैं आप, सो आरटीआई या फिर इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनको एक साथ पढ़ना है और इसे पॉलिटी में भी आपको पढ़ना है, देन गवर्नेंस में भी पढ़ना है, देन आपको एथिक्स में भी पढ़ना है, एंड देन फाइनली ऐसे राइटिंग में भी आपको पढ़ना चाहिए। सो बेसिकली एवरीवेयर, ओके, चारों को मिलाकर एक साथ पढ़िए, एक बार में पढ़िए, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को पकड़िए।
जब तक आप इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर नहीं आएंगे, आपकी कमांड वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कमांड पोजीशन कैसी है, राइट। और डिफरेंट टॉपिक, मैंने पिछले पार्ट में कहा था, टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप टॉपिक नहीं पहुँचेंगे, सिलेबस, देन योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक, टॉपिक के बाद सब टॉपिक्स, सब टॉपिक्स के बाद देन मेंस के क्वेश्चन, देन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, राइट। सो टॉपिक्स पर कमांड होनी चाहिए, वहाँ तक आपने पकड़ बना ली है तो ऑब्वियसली आगे बढ़ सकते हैं। सो ये बेसिकली इनके जो टेन्योर को चेंज किया था, गवर्नमेंट ने कहा हम अपने हिसाब से इनकी सैलरी डिसाइड करेंगे, सैलरी भी रिड्यूस किया गया। तो सैलरी का स्ट्रक्चर पहले इलेक्शन कमीशन के हिसाब से था, अभी चेंज कर दिया, गवर्नमेंट विल डिसाइड देयर सैलरी, टेन्योर कम कर दिया और 3 इयर्स का रख दिया टेन्योर। तो इन सब चीज़ों को पूछा जा रहा है बिकॉज वो अमेंडमेंट आया हुआ है और आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया हुआ है ना, तो उस सेंस में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। नाउ जीएस पेपर 4 से अब पॉजिटिव एटीट्यूड। सो एटीट्यूड एक टॉपिक है आपका, इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट who is often required to function under extreme stress. So ये stress ही है जो आपको समझना है, what contributes to a positive attitude in a person. So अब आपको क्या बोला गया, 2-3 कंडीशन आपको रख दी गई। एक तो स्ट्रेस में काम करना पड़ता है, ओके। सो पॉजिटिव कैसे बने रहें और स्ट्रेस के कंटेक्स्ट में आपको बोला है तो उसको आपको समझने की ज़रूरत है, और ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करें जो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके बिहेवियर पर है, ये पूरा टॉपिक आप पेपर 4 में पढ़ते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको गवर्नेंस में भी पढ़ना चाहिए बिकॉज गवर्नेंस और एथिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों टॉपिक आप पढ़ किसके लिए रहे हैं। एथिक्स इज फॉर गवर्नमेंट पीपल, ओके, फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। सो ब्यूरोक्रेट्स का जो बिहेवियर है, जो ऑफिशियल बिहेवियर है, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ गवर्नेंस, ओके। जो उसका इंटरनल बिहेवियर है, इंटरनल थॉट्स हैं, इंटरनल पैटर्न है, वो सब आप एथिक्स में पढ़ते हैं। सो बोथ आर कनेक्टेड ईच अदर, राइट। सो वहाँ से आपको ये रेफरेंस लेना है। और ये एटीट्यूड इसलिए मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन लिया बिकॉज सिविल सर्वेंट वाले क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर 2 में भी है और पेपर 4 में भी क्वेश्चन है। तो एक बार आपको समझना है कि स्ट्रेस में कैसे पॉजिटिव बने रहना, राइट। सो एडवर्स कंडीशंस में आपको ये सोचना है कि यहाँ से मुझे आगे कैसे बढ़ना है, और इसीलिए आपको डिसीजन मेकर बुलाया जा रहा है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आपको लिखा ही गया है पेपर 4 के सिलेबस में, you will be called as problem solver, decision maker, okay, and different challenges in front of you, and definitely like you can treat your subjects as a challenge. आप देख पाते हैं जीएस में आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, these are challenges when you will be posting as a as a district collector. At that time you have to face, you will be facing different problems, different challenges at a time. Like अभी फ्लड का टाइम है, आप देखोगे मान लो हिली एरिया में है तो फ्लड आ गया, वहाँ पे पता चला 8-10 लोग फंस गए हैं, उनको रेस्क्यू करना है, फिर पता चला हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता बिकॉज रेनफॉल इतना ज़्यादा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सो एक साथ कई सारे चैलेंजेस, फिर पता चला कि आपको पीएमओ से फ़ोन आ रहा है ना, कि रेस्क्यू ऑपरेशंस का क्या हुआ, एनडीएमए से फ़ोन आ रहा है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो वो प्रेशर आप किस तरह से झेल सकते हैं, वो उस वक्त आपको बने रहना, कूल एंड कामनेस आपको दिखानी है, और वहाँ पर फिर पेशेंस के साथ काम होगा। जो आप सभी को पता है कि जो मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, वो बच्चे जो टनल में अंदर फंस गए थे, आई थिंक थाईलैंड का मैटर है ये, तो वो सारे बच्चों को निकालने का काम किया गया था, क्लियर है। वहाँ से उस पर एक मूवी भी बनी है नेटफ्लिक्स में, एक डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको देखिएगा। उस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो जितने भी रेस्क्यू करने वाले लोग थे, बाहर से बुलाए गए थे एक्सपर्ट्स, सो आप उनके चेहरे पर देखेंगे एक पेशेंस है, उन्हें पता है कि धैर्य के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव बने रहना है। कुछ लोगों ने कहा बहुत रिस्क है, वहाँ से कैसे लाएंगे, और फाइनली वो उन बच्चों तक पहुँच जाते हैं और उनको पता होता है कि ये बच्चे यहाँ पर हैं। इस बीच जो टनल का रास्ता है काफ़ी टफ है और उनको वहाँ से नॉर्मल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, तो ये लोग उनको बेहोश करके लाते हैं वहाँ से बाहर निकालने तक। सो एक उसमें एक टीम मेंबर की डेथ होती है, वो एक्सीडेंट होता है। और अदरवाइज इस तरह के मूवी से आपको मैसेज क्या लेना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है,
कैसे हम एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। कई बार आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, अलग अलग स्टेट्स के सीएम को देखते हैं, उनके साथ चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से पार पाना होता है आपको राइट्स के मौके पर, या फिर फ्लड के मौके पर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मौके पर, या फिर कोविड के समय आपने ऐसे बहुत सारे हीरोज़ देखे जो काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस में काम करना होता है। तो उस तरह की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक ब्यूरोक्रेट में, वो क्वालिटीज़ आपको लिखनी है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने होंगे। लाइन से उनको आपको पढ़ना चाहिए और एक बार पढ़िए, गवर्नेंस में हो, एसे राइटिंग के लिए पढ़ना हो या पेपर 4 के लिए पढ़ना हो, एक बार पढ़िए उसको। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते वक्त इन सारी चीज़ों को आपके ऑप्शनल में भी आप मिक्स कर सकते हैं, वहाँ से एक साथ आप पढ़ सकते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच में। तो मेरा मानना है कि अलग अलग जगह अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय एक बार में आप पढ़िए और चारों तरफ से इसको हर सब्जेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ऐसे राइटिंग भी मैंने यहाँ पर लिया है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये एक आपका क्वेश्चन आया है, ये बिल्कुल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन से कनेक्टेड क्वेश्चन है। बेस्ट प्रैक्टिसेस आप पढ़ते भी हैं और पहले गवर्नमेंट की एक साइट हुआ करती थी और बेस्ट प्रैक्टिसेस governance.gov.in एक साइट का नाम था, बट अभी वो हट गई है और उसमें दूसरे एड्रेस पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको देखना हो तो यहाँ से आप केस स्टडीज़ भी फॉलो कर सकते हैं, ऑब्वियसली आई मीन स्पेशली फॉर पेपर 4। बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि 21 अप्रैल every year that is celebrated as Civil Services Day, and bureaucrats, those who have done extraordinary job, they have been awarded for excellence in public administration by Prime Minister. सो आप देखोगे विज्ञान भवन दिल्ली में प्रोग्राम होता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हम करते हैं उनको अवार्ड। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको डालने हैं और ये एग्जांपल्स आप कैसे कोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरीज। तो ये ऐसे राइटिंग था। सो देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो देयर आर, सो ऐसे ऑलरेडी हमारे पास हैं प्रैक्टिसेस। सो बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमें यहाँ से होकर गुजरना होगा और ये कहीं से भी हो सकता है। इसी में मैं एक टॉपिक आपको कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। सो कंपेयर करना है और कंपेयर करके जब हम कोई चीज़ लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली वो साइंटिफिक ज़्यादा होगा और हम उसके डेटा कैलकुलेट करते हैं और एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कैलकुलेट करते हैं, मैच करते हैं और तब जाकर हम उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बेस्ट चीज़ें निकाल कर लाते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्या किया, बेस्ट कंपेयर डॉक्यूमेंट है, हमने कंपेयर किया। वी हैव टेकन रेफरेंस ऑफ 60 कंट्रीज, 60 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, ऑब्वियसली 60 कंट्रीज, और ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज से हमने बहुत कुछ रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। बट हमने कैसे लिया, हमने उसे हमने बोरो नहीं किया। ओके, वी हैव एनालाइज्ड। एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था, प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड बैग कहा गया था, उसे उधार का बोरा कहा गया था, बट दैट इज़ रॉन्ग। आपको उस तरह का आंसर नहीं देना है, पुराने क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। सो हमने उसको एनालिसिस किया, हमने अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से, इकोलॉजी के हिसाब से हमने चीज़ों को देखा एंड देन उसे हमने इम्प्लीमेंट किया और हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने बेस्ट चीज़ों को एडप्ट किया। लाइक आप देखोगे ई गवर्नेंस के बहुत सारे मॉडल एंड एट द सेम टाइम मॉडल ऑफ आरटीआई, ये सब क्या है, हम बाहर से भी लेकर आ रहे हैं बट कंपेयर करते हैं एंड देन हम उनको एडप्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल मॉडल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हो या सोसाइटी में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी हो, सो कहीं पर अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजिए, वहाँ से बेस्ट चीज़ें लेकर आएंगे। कहीं पर और अच्छी प्रैक्टिस हो रही है उसे भी उठा कर लाना है। सो आप देखोगे मैनेजमेंट की थेरी से हम बहुत कुछ लेकर आते हैं। आपका सिलेबस भी बहुत कुछ बाहर से उसमें अपडेट किया जा रहा है, यूपीएससी का जो सिलेबस है। तो ये भी क्या हुआ, बेस्ट प्रैक्टिस। फिर रूरल एरियाज़ में ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जो पुराने ज़माने में चीज़ें चलती थी। एंशिएंट टाइम में हमारे जो आप देखोगे वेद ग्रंथों में, आप देखोगे उपनिषद है या फिर वेदों में, वेद पुराण में लिखा हुआ है, अदर जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक कुरान है, गीता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब हैं, बाइबल हैं, इन सभी में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। वहाँ से भी हम चीज़ें ले सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर, बिकॉज बेस्ट प्रैक्टिस लोगों के लिए भी सूटेबल होना चाहिए और ऑब्वियसली एथिकल भी होना चाहिए। तो एथिक्स वाला पार्ट हम धर्म ग्रंथों से उठा सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन वाला पार्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन से ले सकते हैं, किसी कंट्री में अच्छी प्रैक्टिस है वहाँ से हम ला सकते हैं,
इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडियन सिनारियो को स्टडी करके यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, है ना, डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल, इन सारी कंडीशंस को देखकर हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इस ऐसे को ब्रॉड डायमेंशन में लेकर चलिए, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे पूछा जाता है। क्लियर है? अलग अलग ईयर में अलग अलग तरह के एसेज होते हैं। ऐसे का ऐसा नहीं है कि कोई सिर पैर नहीं होता, ऑब्वियसली देर आर सर्टेन बाउंड्रीज, बट वो बाउंड्रीज में रहकर आप काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यूपीएससी का होराइजन काफ़ी बड़ा है, उसका कैनवास काफ़ी बड़ा है। उस कैनवास पर आपको देखने की ज़रूरत है कि ब्रॉड डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। एंड ऐसे इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज़, इसको ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसे कोई एक किताब नहीं है, इट शुड नॉट बी अ सब्जेक्ट, इट शुड नॉट ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट, बिकॉज ये सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता। आपको ये देखना है कि ये सब्जेक्ट कैसे होगा। ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, और ऐसा करके नहीं लिखते हैं तो आप बहुत अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ओके, 1200 के आसपास आपको लिखना है और 2 एसेज लिखना है 3 आवर्स में, सो यू विल गेट 1.3, आई मीन 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। एंड यू आर सपोज टू प्लान इन 30 मिनट्स एंड जस्ट राइट इन 1 आवर 60 मिनट्स में आपको लिखना है, 30 मिनट में प्लान करना है। इस तरह का ऐसे होगा आपका। सो डेफिनेटली एक चैलेंज तो है, लेकिन हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ निकालिए, आप देखेंगे बहुत अच्छा ऐसे आप लिख पाएंगे। आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज इसका रिलेशन गवर्नेंस से और पेपर 4 से, पेपर 2 से दिख रहा है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ले लिया कि कैसे आप गवर्नेंस के थ्रू अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। वापस प्रेशर ग्रुप्स का क्वेश्चन आ गया। सो प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी, इस पर ऑलरेडी मैं बातचीत कर चुका हूँ। मेक इन इंडिया एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। सो मैंने पहले भी आपको नाम लिया है बिजनेस एसोसिएशंस में, आप देखेंगे CII एंड एसोचेम का नाम लिया है मैंने, एसोचेम, एंड देन फिक्की की बात हो चुकी है हमारी, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूपीएससी एक टाइम पर इनके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी पूछा करती थी, हु आर दी चेयरपर्सन, एंड अलग अलग तरह के इनके बारे में क्वेश्चन, आई मीन कितनी कंपनीज हैं इनके फॉर्मेशन में, इस तरह के क्वेश्चन हुआ करते थे। सो जनरली यू विल फाइंड दीज नेम्स इन द न्यूज़पेपर। सो इनका काम क्या है, ये गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते हैं, और जो हमारे FM होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, अक्सर बजट के पहले इनके साथ मीटिंग करते हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट ग्रुप, इनको कहा जाता है, हिंदी में हित समूह कहा जाता है, इंटरेस्ट ग्रुप, उनके साथ एसोसिएट होते हैं। सो बेसिकली यहाँ तक पब्लिक पॉलिसी में प्रेशर ग्रुप का रोल क्या होता है ये बता दिया। सो पब्लिक पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR में भी आप पढ़ते हैं, और इसे आपको गवर्नेंस में भी पढ़ना चाहिए, इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरे पेपर 2 में जस्टिस की जब बात करें, गवर्नेंस की बात करें या पॉलिटी की बात करें, सो पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पेपर 2 में पूछा गया है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, जो भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं, पॉलिसीज़ बन रहे हैं, लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देख पाते हैं रिसेंटली तैयार हुआ है, तो इसे इन्फ्लुएंस कौन करता होगा। अब इसका बिजनेस ग्रुप से क्या लेना देना है। अब बिजनेस ग्रुप्स ने क्या कहा कि हमें इंडस्ट्री ड्रिवन सिलेबस चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू इकोनॉमिक होराइजन्स ऑफ दिस कंट्री। हम इसे बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, और हम बताना चाहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। बट सुपर पावर बने कैसे। अब हमारे पास हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, आई मीन वी हैव दैट पॉजिटिव पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन को जब तक आप हेल्दी नहीं बनाओगे, जब तक एजुकेटेड नहीं बनाओगे, ये दोनों बना लिया, फिर आपको स्किल्ड बनाना होगा। जब स्किल्ड बना लिया तो फिर एम्प्लॉयमेंट पैदा करो या फिर एंटरप्रेन्योर पैदा करो। सो आपको ये देखना होगा कि एम्प्लॉयमेंट सीकर चाहिए या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर या गिवर चाहिए। उस तरह के चीज़ों पर हमें सोचने की ज़रूरत है। फिर आप देखोगे कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें अपना सिलेबस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे यूनिवर्सिटीज़ का हाल बुरा है, आज भी ढर्रे पर ही पढ़ाई हो रही है। और आप देखोगे, आप कॉलेज से जब पढ़कर आते हो तो आपका सिलेबस मैच नहीं करता है, यूपीएससी का सिलेबस मैच नहीं करता, पीसीएस में भी मैच नहीं करता है। सो आप कैसे कंपेयर करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी पढ़ाई हो रही है, अपडेटेड सिलेबस की बात हो रही है। आज भी इंडिया के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर यूनिवर्सिटीज़ ने पुराना सिलेबस पकड़ा दिया है अपने बच्चों को, और वही पढ़ते हैं। और फाइनली एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, आप देखोगे कि वो जब सवाल पूछता है तो वो क्वेश्चंस आपको पता नहीं है। जो बच्चे MBA पास करके निकल रहे हैं उन्हें GST के बारे में नहीं पता है, GST रजिस्ट्रेशन कैसे होता वो नहीं पता, GST काउंसिल नहीं पता। सो आप देखोगे, एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने,
अब आप सोचेंगे सर एमबीए पास वालों का जीएसटी से क्या लेना देना, बिल्कुल है, बिकॉज जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट टैक्स का कंपोनेंट है, उसके बारे में बिजनेस हाउसेस को नहीं पता होगा या एमबीए के बच्चों को नहीं पता होगा, दैट मीन्स हमें सिलेबस को चेक करने की ज़रूरत है, राइट। फिर आप जब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, इंजीनियरिंग करते हैं तब आपको नहीं पता काम कैसे करना है, मतलब बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता और हम टेक्निकल भी हो गए, राइट। सो उस कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि अब इंडस्ट्री क्या कह रही है कि हमें इंडस्ट्री ड्रिवन सिलेबस बना कर दीजिए, तब हम बच्चों को प्लेस करा पाएंगे। हमें जो फ्यूचर में जो लोग चाहिए, अब हमें फ्यूचर में कौन सा बंदा चाहिए, अब आप देखोगे आज की जो ट्रक्स आ रही हैं या ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं, ये भी काफ़ी उसमें ऑटोमेटिक चीज़ें हैं, मतलब वो नॉर्मल ड्राइवर उसे चला नहीं सकता, हमें एजुकेटेड ड्राइवर्स चाहिए। आप देख रहे हो पोकलेन चलाना है, जेसीबी चलाना है ना, जितने भी अर्थ मूवर्स वाले हैं, ये सब नॉर्मल लोगों की बात नहीं रही, इसमें टेक्निकली साउंड लोगों की ज़रूरत है, जो जिनको नॉलेज हो। अभी जो आपकी कार्स आ रही हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, सो क्या बिना नॉलेज के बंदा चला लेगा? सो अब वो केवल मैकेनिकल नहीं रहा, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गया है, तो हमें उस लेवल पर लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। अभी हम बाहर की गाड़ियाँ तो आ रही हैं यूरोप्स की, लेकिन आप देखोगे कि उनको बनाने वाले लोग कितने हैं, लिमिटेड लोग हैं। आप अच्छी अच्छी गाड़ियों, जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको ले जा कर कहीं आप फंसा लिए और वहाँ पर लोकल मैकेनिक नहीं मिलेगा आपको, ये बड़ा चैलेंज है। सो हमें उस लेवल पर तैयारी करने की ज़रूरत है कि अब हम ये नहीं सोच सकते कि हम उसी 90s के पहले वाले ज़माने में जी रहे हैं, अब हम 91 के बाद के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि बिजनेस एसोसिएशंस पॉलिसी बनाते वक्त किस तरह की बात करते होंगे, तो जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करते होंगे तो उन्हें क्या चाहिए वो उन्होंने अपनी बात रखी होगी। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा होगा, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप अपनी जगह प्रेशर बनाता ही है, फिर अखिल भारतीय किसान आंदोलन हो जाए, मजदूर आंदोलन हो जाए, छात्र आंदोलन हो जाए, या इनके यूनियंस या संगठन की हम बात कर लें, ये सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इस पर ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कितने डायमेंशंस लेकर यहाँ पर चलना चाह रहा हूँ। नाउ अगेन जीएस पेपर 2 का है, कैन दी विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women self-help groups, explain with examples। so मैं ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर चुका हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात हो गई है, देन हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात की है, देन यहाँ पर मैल न्यूट्रिशन का मैटर आ गया, आर्टिकल 47 डीपीएसपी आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे, एंड जेंडर इनइक्वालिटी आर्टिकल 15 यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, आर्टिकल 16 यहाँ कनेक्ट होगा, पॉवर्टी की बात हो रही है, मैल न्यूट्रिशन। तो अब इसमें ये तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए आर्टिकल्स जोड़ दिए, ओके, बिकॉज ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, आई मीन यू नीड टू सर्च समथिंग फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से तलाश करो कि आपके लिए क्या है। बिकॉज पेपर 2 में जब आप लिख रहे हो तो आपको डालना ना डालना एक अलग बात, आपको ध्यान में रहना चाहिए, अच्छा ये आर्टिकल 47 में डीपीएसपी में हमने पढ़ा है, ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बात कही गई है कि स्टेट आर सपोज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू दी सिटीजन्स, ये देना है उनको, क्लियर, नहीं दे पा रहे हैं अलग बात है। इसको बेस बनाकर बहुत सारे पोषण स्कीम, प्राइम मिनिस्टर का स्कीम चल रहा है पोषण, तो आप उसके बारे में उसको भी याद कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात क्या हो रही है, मेन क्वेश्चन फोकस किस पर है, माइक्रो फाइनेंसिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप पर फोकस है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। हंगामा रिपोर्ट आती है, वो बेसिकली मैल न्यूट्रिशन के ऊपर रिपोर्ट है, बच्चों और महिलाओं के मैल न्यूट्रिशन के ऊपर बातचीत हो रही है। अब इसका कनेक्शन आंगनबाड़ी से भी है, वहाँ पर आशा दीदी भी है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, आशा, जो कि नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ मिशन में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आशा दीदी का। फिर हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से भी एफर्ट लगा रही है कि न्यूट्रिशियस फूड कैसे अवेलेबल कराया जाए, बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात हम करते हैं। सो एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशियस फूड। अभी आपने देखा श्री अन्न न्यूज़ में आपने पढ़ा है, वो भी मैल न्यूट्रिशन को कम करने का काम करेगा, फाइबर बेस्ड है और बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ हैं उसकी। फिर आप देखोगे कि रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हमारे पास होते हैं, और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो उनमें बहुत कुछ वैल्यूज़ होती हैं, लाइक आयरन होगा, कुछ जगह कैल्शियम वाले होते हैं, तो बहुत सभी, जैसे पालक है, सिंपल है, पालक में आयरन अच्छा होता है, नेचुरल आयरन होता है, और ड्रम स्टिक के जो पत्ते होते हैं उनमें आयरन कैल्शियम बहुत मात्रा में है। और आप देखें छत्तीसगढ़ के गांव में है ना, हम इसे मुनगा भी कहते हैं हिंदी में, और ड्रम स्टिक इंग्लिश में कहा जाता है।
तो आप देखोगे कि उसके जो पत्ते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब उन पत्तों को सभी स्टेट्स में नहीं खाया जाता, बट छत्तीसगढ़ के स्टेट में इसको सब्जी बनाकर खाया जाता है। सो इस तरह की चीज़ें। अब क्वेश्चन कहाँ पर है, वापस आता हूँ मैं। कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड मैल न्यूट्रिशन बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन। सो एक तो यहाँ पर बोला है जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वुमेन हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दें तो क्या जेंडर इनइक्वालिटी खत्म होगी? यस। दूसरा पॉवर्टी, क्योंकि आप यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं बहुत सारा पैसा, रूरल एरियाज में इंजेक्ट कर रहे हैं। फिर मैल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। सो मैल न्यूट्रिशन क्या लिंक है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सो माइक्रो फाइनेंसिंग एक बहुत प्यारा टॉपिक है इंडिया का, और आप कभी आपने सुना हो मोहम्मद यूनुस के बारे में। सो मैन फ्रॉम बांग्लादेश एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिला है उनको और उनके इंस्टीट्यूशंस को। सो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट चला और 2006 में उनको नोबेल पीस प्राइज शांति का अवार्ड दिया गया और उनके मॉडल को बहुत सारी जगह अपनाया गया। भारत में भी ये शानदार मॉडल है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि विमेन ग्रुप, आई मीन a group of 10 to 15 women, okay, they'll be devoted for a particular work like poultry farm या फिर goat farming की बात हो रही है, या फिर horticulture की बात हो रही है, या फिर bee farming की बात हो रही है, honey bee, right? So इन सभी को आप देखोगे तो ये छोटे छोटे काम हैं, and that will require small amounts like 50,000 हार्डली 25,000 ऐसे अमाउंट पर भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो 8-10 महिलाएं हैं ये ग्रुप बनाएंगी और इनको रजिस्टर करना होगा और इन्हें फंडिंग होती है। सो देयर आर सर्टेन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। विक्रम आकुला एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं माइक्रो, बहुत पहले इनको अवार्ड मिला था, तब यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इनका नाम पूछा था। अभी तो ढेर सारे माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हो गए। सत्या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक बड़ा नाम उभरता हुआ, और मिस्टर विवेक हैं जो इसके फाउंडर हैं, सीईओ हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप इनकी वेबसाइट देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कहाँ कहाँ पर और कैसे छोटे छोटे लोगों को एम्पावर करते हैं। जैसे कोई महिला है गांव में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है तो उसे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो 10,000 उनको लोन दे दिया। इनकी ब्रांचेज होती हैं, दे आर ऑथराइज्ड, और आप देखेंगे 5,000 करोड़ का ग्रुप हो गया। सो ऐसे बहुत सारे लोन दिए गए हैं, और वो एक तो एनपीए से बच जाते हैं इस तरह के छोटे लोन जब हम देते हैं। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि जहाँ पर लोन लेकर उसकी रिकवरी नहीं हो पाई, ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लाइक हमारे देश के बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे लोन लेकर भाग गए विदेश में, है ना, आप अखबारों में पढ़ते हैं। सो बेसिकली आप देखेंगे कि वो लोन रिकवर नहीं हुआ और वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बैंक्स के लिए। सो हालांकि अब बहुत सारे लोगों से रिकवर करने की बात हो रही है सरकार में, लेकिन फिर भी किसी बंदे को आपने 10,000 दिया है वो ना दे पाए तो बहुत बड़ा लॉस नहीं है। बट फिर भी आप देखोगे ऐसा बहुत इजीली आपने क्या किया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर दिया। अब वो जो विमेन हैं, वो जितने ग्रुप में जो विमेन हैं, उन विमेन को आप देखोगे कि उनके लिए क्या हो गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, क्योंकि अब उनके पास पैसा आने लगा और वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो जेंडर इक्वालिटी की बात हो गई। फिर पॉवर्टी भी आप कम कर पा रहे हैं क्योंकि अब उनके हाथ में इनकम है। मान लो हस्बैंड मुंबई में जॉब कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, या किसी बड़े शहर में चला गया गांव से, तो घर में महिला अपना काम कर रही है और दे कैन हैव मनी ऑन देयर ओन हैंड्स। अब बच्चे के लिए बुक्स लाना, बच्चे के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान लाना, बच्चे को केयर करना, बच्चे के लिए मेडिसिन लेना, ये सब उस महिला के हाथ में पावर आ गया, पैसे का पावर आ गया। अब वो महिला अपने घर को बेटर संभाल सकती है। नाउ मेल न्यूट्रिशन, अब वो अच्छा सामान खरीद सकती है, अपने लिए टैबलेट्स ले सकती है, अपने लिए आयरन कैल्शियम के टैबलेट्स ले सकती है, वो खुद के ऊपर थोड़े पैसे खर्च कर सकती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू हम बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चला रहे हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चला रही है, रूरल एरियाज़ में पंचायत के थ्रू भी काम कर रहे हैं। इसमें भी एक रिवोल्यूशन और डबल हो गया कि हमने रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन दे दिया 243D में, और महिलाओं को महिलाओं को सरपंच बनाने के लिए या पंच बनाने के लिए 1/3 का रिजर्वेशन। हालांकि तीनों हायरार्की में रिजर्वेशन हमने दिया है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड इंटरमीडिएट पंचायत एंड द थर्ड वन विलेज पंचायत, तीनों जगह पर हमने दे रखा है इनको, राइट। सो गाइस बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि आपको समझाना है कि कैसे ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को माइक्रो फाइनेंस करने पर हेल्प मिलेगी। तो छोटे छोटे अमाउंट और उनको छोटा सा ब्याज देना होता है, छोटा सा इंटरेस्ट देना होता है। और मज़े की बात,
माइक्रो फाइनेंस कंपनीज उनको कंसल्टेंसी भी देती हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं, और इसका डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा है। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, एक टर्म आप पढ़ेंगे financial inclusion, so basically they are achieving this target of financial inclusion, सबको include करके लेकर चलो, and this is about inclusive development। तो ये inclusive development, समावेशी विकास, आप देखेंगे 2014-15 के पहले इस टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, इसी का अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं। इसको मिलाकर आप आंसर लिखेंगे, बिकॉज जब तक हम ग्रास रूट लेवल पर इनको मजबूत नहीं करेंगे, हमारा बॉटम अप अप्रोच नहीं आएगा, और हमें इन ग्रास रूट पर हम डेवलपमेंट लाकर उसे ऊपर तक हम पहुंचा सकते हैं दोस्तों, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2। कैन सिविल सोसाइटी, फिर से आ गया, सिविल सोसाइटी की बात हो रही है, अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है, एनजीओज की बात हो रही है, प्रेशर ग्रुप्स की बात हो रही है, सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं। एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन। क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। इसको अब अल्टरनेटिव मॉडल क्यों बोला, क्लियर है, इसको समझिएगा। मैं यहाँ पर ये बोर्ड लेता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ, एनजीओज की बात करते हैं हम, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं हम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, देन हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, राइट। और हम किनको ला सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ला सकते हैं, क्लियर है, प्रेशर ग्रुप्स को ला सकते हैं। सो आप देखोगे एंड मेनी मोर कुड बी देयर, ओके। कुछ और भी इंटरनेशनल एनजीओज भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल एनजीओज को भी हम, जैसे डॉक्टर्स, एक सेकेंड, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है ना, इनके बारे में पूछा गया है ऑलरेडी, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इन सारे को हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, सर्विस डिलीवरी। मैं क्वेश्चन में एक बार और पहुंचता हूं, क्या बोला है, सर्विस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है। और कैन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ, ओके। अब इसको समझिए, सर्विस डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अब हम इनको क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेटिव मॉडल। अल्टरनेट किसका, बड़ा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। यूपीएससी की यही ब्यूटी है कि आप क्वेश्चन समझ गए, देन सब कुछ काम आसान हो गया। और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किया तो ये क्वेश्चन बाउंस करेगा आपको, और आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से मेरा वही लेक्चर कि 1991 के बाद क्या हुआ, ये आपको समझने की ज़रूरत है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करें हम, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करें, पब्लिक एड गवर्नेंस में आपको पढ़ना चाहिए इसको, आप अपने टीचर से बोलिए पढ़ाएं वो। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर यहीं पर एलपीजी भी आप लिख दो। अब इसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब हम पार्टनर अप्रोच की बात करते हैं। गवर्नमेंट अकेली नहीं है, गवर्नमेंट इज नॉट अलोन, स्टेट इज नॉट अलोन, ओके, दे नीड सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप। अब स्टेट अकेला नहीं रहा, क्योंकि स्टेट के पास पहले इतना स्पेस था, क्लियर है। अब उसका स्पेस कैसा हो गया, अब स्टेट कन्फाइन हो गया यहाँ पर, अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को आपने यहाँ पर जगह दे दी। अब स्टेट का रोल क्या है, स्टेट का रोल एक कंट्रोलर के तौर पर है, फैसिलिटेटर के तौर पर है, मैनेजर के तौर पर है, वो चीज़ों को सुपरवाइज करने वाला है, वो मैच का रेफरी है, वो मैनेजर है, वो कोच है, बहुत सारे रोल हैं, राइट। क्योंकि अब वो सारे रोल हमने किनको दे दिया, एनजीओज को दे दिया, सिविल सोसाइटी को दे दिया। और स्टेट क्या करेगा, स्टेट का काम है बेसिकली पॉलिसीज़ बनाना। स्टेट का रोल क्या हो गया, पॉलिसीज़ बनाना। अब वो पॉलिसीज़ बनाएगा, अब वो एक्ट्स तैयार करेगा, और वो इनको बोलेगा कि भाई साहब आप आइए काम कीजिए, क्लियर है। सो सिविल सोसाइटी अल्टरनेटिव मॉडल कहा गया, अल्टरनेट बनाना है। अल्टरनेट किसका, स्टेट का, ब्यूरोक्रेसी का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो आधार प्रोजेक्ट है आपका, राइट, दैट वाज हेडेड बाय नंदन नीलेकनी। ध्यान रखिएगा, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन टर्म वहाँ पर आपको याद आना चाहिए। आप इसको जब आप पढ़ते हैं कि हम कैसे डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर 91 हमसे क्या एक्सपेक्टेड है इसके बाद, क्योंकि हम डिसेंट्रलाइजेशन करके चल रहे हैं, हमें डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करना है, क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी को अब क्वालिटी काम दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी स्टेट का सेंट्रल रोल खत्म नहीं हुआ है,
स्टेट इज ऑलवेज देयर एज अ सेंटर, उसका सेंटर पावर हम खत्म नहीं कर रहे हैं। अब ये कोई टॉपिक नया नहीं है, बहुत कॉमन टॉपिक है, पब्लिक एड वाले पढ़ते हैं, गवर्नेंस वालों को भी पढ़ना चाहिए। सो आप देखोगे स्टेट का जो रोल है वो हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम उसे अब क्वालिटी, पहले क्या था इसके पास, क्वांटिटी का रोल था, अब हम क्वालिटी वाला रोल देना चाह रहे हैं। सो अब इसका क्वालिटी वाला रोल बढ़ गया। अब पीछे बैठ के सुपरवाइज करना है, सीसीटीवी लगा दिया आपने, क्लाउड कंट्रोल कर रहे हो, ऑनलाइन कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सारा कुछ बैठे बैठे ऑफिस से कंट्रोल हो रहा है। क्लियर है? अभी आप देखोगे जिन ऑफिसेज में सारा कंट्रोल ई गवर्नेंस से हो रहा है, सो आपने क्या किया, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं, जाना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट में फील्ड में नहीं होते, या सारे लोग ऑफिस में नहीं बैठते, दोनों तरह की बातें हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सो आप देख पाते हैं कि स्टेट अभी भी सेंट्रल पावर में, स्टेट का रोल कम नहीं हो रहा है, स्टेट का रोल क्वांटिटी में कम हुआ, क्वालिटी में बढ़ गया उसका रोल, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो अल्टरनेट पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले आप पढ़ते हैं, पब्लिक चॉइस थ्योरी आपने पढ़ रखा है, और पब्लिक चॉइस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था, यही तो था कि हमें सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, हमें कंपटीशन चाहिए, हमें ज़्यादा ऑप्शंस दीजिए, मोर ऑप्शंस मोर कंपटीशन। आ रहा है समझ में? जितने ज़्यादा विकल्प होंगे उतनी ज़्यादा प्रतियोगिता होगी, एंड हु विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट कंपटीशन? कस्टमर। अल्टीमेटली कस्टमर इज किंग। सो कस्टमर को किंग क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया बिकॉज आप जितने विकल्प, जितने ऑप्शंस लाएंगे, ओके, उतने ज़्यादा कंपटीशन, कंपटीशन से ज़्यादा क्वालिटी। अब यहाँ पर इसी को अल्टरनेट मॉडल बोला गया कि क्या हम इनको ला सकते हैं, एनजीओस को ला सकते हैं, सिविल सोसाइटी को ला सकते हैं। अब इनका काम क्या होगा? अभी रिसेंटली लास्ट माइल अप्रोच पर बात किया है मोदी जी ने, ये कॉमन टर्म है, जनरल स्टडीज़ में आप पढ़ते हैं। और लास्ट माइल अप्रोच मतलब समाज का जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जहाँ तक आपको डिलीवरी देनी है, वहाँ तक क्या आपने प्रोग्राम पहुँचा दिया, लास्ट मैन को बेनिफिट दे दिया, और क्या आप नहीं दे पाए तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आई? जैसे आपने अक्सर सुना होगा, मान लो आपने न्यूटन मूवी देखी होगी, सो उसमें राजकुमार राव हैं, बस सर के ऊपर वो मूवी बनी है, और इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इलेक्शन डेमोक्रेसी के बारे में है। तो आप देखेंगे जो हमारे देश के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे देश के जितने भी ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं हमारे देश के, वो सभी लास्ट व्यक्ति तक जाते हैं, और भाई साहब ईवीएम लेकर आए, आप वोट डालो इसमें, आखिरी गांव में बिल्कुल। सो इस लेवल पर डेमोक्रेसी को हमने रूट तक पहुंचा दिया है। क्लियर है? तो ऐसे ही कहाँ हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को हम कैसे पहुंचाएं, 1 to 1 चेक कौन करेगा? और उसमें भी जो टारगेट ग्रुप, एक टर्म आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, और हम टारगेट ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो टारगेट ग्रुप को ये दोनों आसानी से पहचान सकते हैं। गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती, गवर्नमेंट जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है किसी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सो उन्हें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ते हैं। रिक्रूटमेंट करेंगे तो फिर उसमें रिक्रूटमेंट में बहुत सारी इफ एंड कंडीशंस, एडवर्टीजमेंट लाएंगे, कोई कोर्ट चला गया, कोई स्टे लेकर आ रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर आप देखोगे एक बजट पास कराएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बजट है भी या नहीं है। फिर आप देखोगे कि फॉर्मेलिटीज़ होंगी, रूल्स रेगुलेशंस, एक्ट्स एंड ढेर सारी चीज़ें, और इतना करते करते पता चला वो टाइम निकल गया। अब एनजीओज और सिविल सोसाइटी को जब आप काम देते हैं तो एनजीओज क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, एनजीओज लोकल लेवल पर भी बनते हैं, सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, नेशन वाइज, रीजनल वाइज, बहुत सारे बेस होते हैं एनजीओज के, इंटरनेशनल एनजीओज भी होते हैं। इन सभी का अलग अलग एरिया होता है काम करने का, और 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। नेशनल एनजीओज को नीति आयोग के अंडर में काम करना होता है, पहले प्लानिंग कमीशन के अंडर में काम करते थे, राइट, एंड दे आर सपोज टू सबमिट देयर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ 3 years, उसके बाद उन्हें फंडिंग चालू होती है, ऐसा एनजीओ का रूल है। इसमें कम ज़्यादा कुछ कुछ होता रहता है। तो आप देखेंगे कि अब इन एनजीओज को गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज इन्हें यूनिफॉर्म देना है, बच्चों को यूनिफॉर्म बांटना है, तो क्या करेंगे, एनजीओ को बुलाएंगे, भाई साहब ये 5 करोड़ का बजट रखिए और इतने बच्चों को यूनिफॉर्म देना है, और एक एनजीओ नहीं, कई एनजीओज को बुला लिया जाता है और सबको अमाउंट दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये बच्चे हैं, ये डेटा है, और इन सबको यूनिफॉर्म देना है। अब वो एनजीओज क्या करते हैं, उनमें से खर्च करते हैं कपड़े लाने में, टेलर रखने में, सिलाई करके देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट जो भी है उसी में निकाल कर वो ऑडिट रिपोर्ट अपनी तैयार कर देंगे कि हमने ऐसा ऐसा खर्च किया। अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट भी उसी में से देते होंगे, सैलरी वगैरह भी देते हैं, बिकॉज वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं बट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट उनका साथ लेकर काम करती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ पार्टनर अप्रोच, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड पार्टनर अप्रोच, साथी उपागम हिंदी में कहते हैं, मतलब साथ लेकर चलना। स्टेट इज नॉट अलोन, और स्टेट का ना तो इनसे कंपटीशन है,
ना स्टेट की कोई दुश्मनी है। अभी हमें क्या करना है, सिनर्जी फॉर्म में काम करना है, एक फ्रेटर्निटी के फॉर्म में काम करना है, भाईचारे के, जो कि आपका बंधुता आप पढ़ते हैं ना प्रीएम्बल में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, सो वही चीज़ यहाँ पर लेकर आना है। इंटीग्रिटी के फॉर्म में काम करना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है, पार्टनर अप्रोच है ना, उसको साथ लेकर चलना है कि हम दोनों साथ हैं और चलते हैं और हम डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ किनका है, इन्हीं का तो साथ है, और इनका साथ लेकर आप काम करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इनका ही साथ लेना है। सो हम इन्हें स्टेट को हम रिप्लेस नहीं करने जा रहे हैं। स्टेट इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय दीज पीपल, दीज एजेंसीज, ओके, बट ये कॉम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन है और ब्यूरोक्रेट्स को अब इनके साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले क्वेश्चन में कि रियो में जब ओलंपिक्स हुए तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी को दे दिया गया कि आप बिल्डिंग बनाइए, स्टेडियम बनाइए, जो भी खर्च करना आप कीजिए। इससे क्या हुआ, करप्शन कम हुआ, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हुई, बेटर वे में परफॉर्मेंस आया, पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस आया कि हम भी पार्टिसिपेट करें। एक फीलिंग आएगी, जब तक आप फीलिंग में नहीं आएंगे कि हम पार्टिसिपेट करें, तब तक आपका फेथ सिस्टम डेवलप नहीं होगा। जब फेथ नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो फेथ नहीं है, फेथ नहीं है तो फिर आगे का मामला रुक जाता है। सो ट्रांसपेरेंसी है, आपको काम करने का मौका मिल रहा है, फेथ सिस्टम है तो आप पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन से और चीज़ें बेहतर होती हैं, एथिकल होता है स्टैंडर्ड। क्लियर है? बिहेवियर एथिकल होगा, आपके ऊपर क्रॉस चेक होगा, आपके ऊपर कंट्रोल होगा, एंड कंट्रोल ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। एंड फाइनली फिर क्या होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, है ना। सो आप देखोगे हर जगह ये फिट हो सकता है, आलू की तरह ये, है ना। सब्जी, हर सब्जी में हम डाल सकते हैं आलू, वैसा आप डाल सकते हो। सो बेसिकली एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम जोक, सो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि ये वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे, बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन आप पॉजिटिव साइड में ले रहे हैं, एनजीओज का एंड सिविल सोसाइटी का, बट दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस द स्टेट। ध्यान रखिएगा, स्टेट का जो सेंट्रल लोकेशन है, सेंटर पॉइंट या पावर जो है स्टेट के पास, वो चेंज नहीं होने वाला है। उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा, उसकी, क्योंकि आप जितना डेवलपमेंट की डिमांड करोगे, स्टेट का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा होगा। सो आप जितना पार्टिसिपेशन, अभी आप देखो शहर में जैसे गणेश विसर्जन की बात होती है या कोई भी ऐसा मामला जिसमें पूरा शहर इंगेज होने वाला है, तो ऐसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया जाता है कि भाई शांतिपूर्वक गणेश विसर्जन करना है ना, या ईद के त्यौहार में बोला जाएगा, दिवाली के त्यौहार में बोला जाएगा। तो वहाँ के जो कलेक्टर होंगे, एसपी होंगे, वो सिविल सोसाइटी या समाज के कुछ लोगों से बात करते हैं, व्यापारी संघ से बात करते हैं कि भाई साहब दिवाली आ रही है, आप लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और बाज़ार बढ़िया डेकोरेट करके रखिए। इस तरह से आप क्या करते हैं, उनकी हेल्प ले रहे हैं, उनको कंट्रीब्यूट करने कह रहे हैं। और ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और अच्छा सवाल था। सो मैं वापस आता हूँ स्लाइड पर। अब क्या बोला कि इस अल्टरनेटिव मॉडल के चैलेंजेस आपको डिस्कस करने हैं, ओके। अब इसमें करप्शन है, दे आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ओके, देर आर सर्टेन लूप होल्स लाइक दे आर नॉट ट्रेंड, दे डोंट नो हाउ टू वर्क देयर, ऐसे बहुत सारे है ना। फिर आप देखोगे कि ये गायब हो जाते हैं सीन से काम करते करते अचानक। फिर लोकल चीज़ों के बारे में कुछ जगह पता भी है तो कुछ जगह नहीं पता। क्लियर है? जैसे आप देखोगे रूरल एरियाज़ में इनका बेनिफिट यह है कि ये लोकल्स को जानते हैं, गवर्नमेंट उतना नहीं पहचानती लेकिन ये पहचानते हैं, हर घर के बारे में ये जानते हैं, हर घर ये पहुंच सकते हैं। सो दोनों चीज़ें हैं। सो इनके चैलेंजेस आपको डिस्कस करने हैं। और गवर्नमेंट के पास अभी हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि एनजीओज और सिविल सोसाइटी बहुत सारे जगह पर करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, तो ये सब हमको ठीक करने की ज़रूरत है और इसीलिए लूप होल्स नज़र आते हैं। फिर हमारे पास कोई बहुत क्रॉस चेक का मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ है कि हम इनके परफॉर्मेंस को क्रॉस चेक कर पाएँ। आई मीन सिर्फ ऑडिट पेपर देखने से तो कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर हमारे पास क्रॉस चेक करने की एजेंसीज नहीं है, राइट। तो सोशल ऑडिट एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जहां पर हम चीज़ों को क्रॉस चेक कर पाएँ, तो ये ध्यान में रखिएगा। सोशल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज़, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, जनरल स्टडीज पेपर 4 की बात करें, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स। सो नंबर दे दिया है, 5 एथिकल ट्रेट्स की बात हुई, ध्यान रखिएगा। ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ, so this is about performance of civil servant, okay, justify their inclusion in the matrix। so यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नंबर बोल दिया है, इसके ठीक साथ एक और क्वेश्चन आया है
मैं आपको दिखाना चाहूँगा 10 एसेंशियल वैल्यूज़ की बात की है दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। ओके, तो ये एक क्वेश्चन और पीछे का क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, ये आ गया। 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant। परफॉर्मेंस की बात हो रही है, एथिकल ट्रेड्स की बात हो रही है, और यहाँ पर एसेंशियल वैल्यूज इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट, तो वहाँ पर एथिकल की बात हो रही है, यहाँ इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। तो ये एक ही जगह आपको पढ़ना है। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की जब बात आएगी तो दोनों जगह पर ये कॉमन और सिमिलर क्वेश्चन नजर आएगा। The ways and means to prevent non-ethical behavior in the public servant. I mean, though this question belongs to paper 4, but I believe that it can be read with along with the governance also. And because आप एक common topic पढ़ते हैं behavior of the governmental machinery and who is there to exhibit that behavior, that is civil servant. Okay, so civil servant is a common topic, and you need to understand his ethical behavior, his moral behavior, his performance. Okay, and there must be performance appraisal also in the government system, but we don't have performance appraisal system in our country, so it's a big lacuna in our system. Okay, so basically what is there, 10 essential values, and यहाँ पर हम क्या बात करें, 5 ethical traits की बात करें, तो वहाँ essential values है और यहाँ ethical traits हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट की बात हो रही है कि उसकी परफॉर्मेंस, सी 1991 के बाद हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल पर या परफॉर्मेंस रिव्यू पर या परफॉर्मेंस मेजरमेंट पर काफ़ी बात की है, बिकॉज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इस पर फोकस करता है। और जब तक परफॉर्मेंस अप्रेजल पर या परफॉर्मेंस रिव्यू पर बात नहीं होगी, बिकॉज हम परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं कर पाते हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके परफॉर्मेंस रिव्यू की बात नहीं होती है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है उनके परफॉर्मेंस को हम रिव्यू कैसे करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल ट्रेट्स, सो जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन दी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि इनके लिए जो एक तैयार होता है कि क्या क्या इनके ट्रेट्स को शामिल किया जाना चाहिए, तो दोनों टॉपिक एक साथ आप डील कर सकते हैं। और यहाँ पर एथिकल अनएथिकल बिहेवियर से बचाने के लिए क्या करना है, इस तरह का सवाल है, और दोनों पेपर 4 में, राइट। तो जो सर्टेन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो देखने की ज़रूरत है, लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल एस्पेक्ट्स, ओके, एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। और इन सभी को आप एक बार पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, सारे ट्रेट्स एक साथ आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो बेसिकली दोनों पेपर में पढ़ने जैसा है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 22 का है जीएस पेपर 2 में। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैं इस तरह का एनालिसिस लेकर आऊँगा कि कैसे करंट बेस्ड आपको क्वेश्चन तैयार करना है। द हिंदू में ये आया हुआ है, आपका 15 अगस्त को आया हुआ है। लोकल गवर्नमेंट्स इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर, politicians have failed to keep their word on the true devolution of powers, responsibilities and accountability to local governments। इस तरह के आर्टिकल्स एडिटोरियल आपको पढ़ना चाहिए, आपको डायरेक्ट हेल्प मिलती है इस तरह के क्वेश्चंस में। वैसे तो ये प्योर सिलेबस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि करंट से आया है, बट ऑब्वियसली if you are updated with the current affairs, then obviously I mean this kind of news are going to help you in solving these questions, okay, especially related with panchayati raj system। So what this saying, governance landscape at the grassroots। So obviously एक हमारी हायरार्की है। डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोला जा रहा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बोला जा रहा है। दोनों सेंस में आप ले सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम पॉलिटिकल डिवोल्यूशन ऑल्सो, ओके। सो आप देखोगे हमने वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, और क्या बोला, हैज़ दी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज दी गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। तो पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस लेवल तक हमने चीज़ों को चेंज किया है और कौन सी लिमिटेशंस हैं पंचायती राज में। आर दे एम्पावर्ड इनफ टू अचीव द गोल्स विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। सो वो वहाँ तक हम पहुँचा पाए या नहीं। हमारे पास 243 ZD है, ZE है, जिसमें आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की। प्लानिंग को आज तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह वैसे नहीं दी है प्लानिंग कमीशन को, नहीं नीति आयोग को। इवन दो 243 ZD में हमने प्लानिंग को इंसर्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपको समझने की ज़रूरत है।
कि बेसिकली हम अब तक क्या अचीव कर पाए। क्लियर है? सो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, एक तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, फिर अभी भी कई जगह पर आप यहाँ भी पढ़ पा रहे हैं कि टैक्सेस और बाकी चीज़ें हमने हैंडओवर नहीं की हैं, उस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, करप्शन को क्रॉस चेक करने का कोई तरीका नहीं, बिकॉज पंचायती राज के लोग भी सीख गए हैं कि हमें नेशनल लेवल पर जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनका बिहेवियर वो सीख गए हैं। आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना चाहते हैं, सो उनकी इनकम कहाँ से हो रही है ना? और अब वो पंचायत का इलेक्शन लड़ना भी काफ़ी कॉस्टली अफेयर हो गया। आप देख पाते हैं कि इट्स कॉस्टली अफेयर, मतलब 20-25 लाख छोटी मोटी बात हो गई है और उन्हें कम से कम 30 लाख 50 लाख खर्च करना पड़ता है पंचायत लेवल के इलेक्शन के लिए। सो इट मीन्स करप्शन वहाँ प्रिवेल कर रहा है। फिर बनने के बाद आप देखोगे कि बहुत घटिया स्तर के कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रहे हैं, बट इसके ऊपर कोई ऑडिटिंग नहीं होती, बिकॉज उनकी जो सांठगांठ है वो एमएलए और एमपीज़ के साथ हो जाती है। तो एक तरह से आप देखोगे इसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि वो चैलेंजेस कहाँ पर है। क्लियर है? आपको नाम नहीं लेना है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ना किसी पर्सन का नाम लेना है। आपको एग्जाम्पल बस बिना नाम के आप लिखते चले जाएंगे, जो चैलेंजेस हैं वो बताते जाएंगे। सो अभी भी इनको कंप्लीट हमने पावर नहीं दिए हैं, कुछ एरियाज़ में, कुछ स्टेट्स में तो हमने दे दिया है। सो पंचायती राज को आपको पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ गवर्नेंस कि वहाँ पर क्या क्या और बेहतर होना चाहिए। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी गति शक्ति योजना। अब इसे मैंने जानबूझकर शामिल किया है कि आपको करना क्या है कि प्रोग्राम्स को आप कैसे पढ़ते हैं। अब ये पेपर 2 में डाला हुआ है, तो कई जगह आप इसको जस्टिस में भी पढ़ते हैं, गवर्नेंस में भी पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं। द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल्स ऑफ कनेक्टिविटी। अब मैंने जानबूझकर डाला क्योंकि आप जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे गवर्नेंस में, तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट के साथ आपको पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी पढ़ना है, इन दोनों को अटैच करके आपको पढ़ना होगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक जानबूझकर मैंने उठाया कोऑर्डिनेशन, क्योंकि यहाँ पर भी पार्टनर अप्रोच आएगा। आप प्राइवेट सेक्टर आपके दुश्मन नहीं रहे और अब उनको वित्त के साथ लेकर चलते हैं। ठीक है? एक ज़माना था जब आप पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की बात करते थे। क्लियर है? फिर पब्लिक एंड प्राइवेट की बात करते हैं, और अब पब्लिक विथ प्राइवेट की बात होती है, और अब PPP की बात होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में कन्वर्ट हो गया। पहले ये था, फिर थोड़े नज़दीक आए, फिर और ज़्यादा नज़दीक आए, अब इतनी दोस्ती हो गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एक और पब्लिक प्राइवेट पंचायती राज पार्टनरशिप, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्लियर है? इस तरह से चीज़ों को आपको लिखने की ज़रूरत है और मैनेज करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 में रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम, बार बार डिलीवरी सिस्टम आएगा। अभी गवर्नमेंट का टोटल फोकस क्वालिटी सर्विस डिलीवरी पर है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। सो डिलीवरी सिस्टम थ्रू दी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस टू 150 वर्ड्स में लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो डीबीटी कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और अभी आप देख पा रहे हैं सब्सिडी या और भी जो स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, कैश बेनिफिट्स, उनको डायरेक्ट देने की बात हो रही है। राइट? उनके अकाउंट में जा रहा है। कौन से अकाउंट में? पोस्ट ऑफिस का या गवर्नमेंट का जनधन खाता, उसमें जा रहा है। सो क्या बोला गया? ये एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है, लेकिन आपको लिमिटेशंस बताना है। जैसे पैसे कई बार निकालने के लिए जो गरीब आदमी अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता चलता है, या उसके अकाउंट का पैसा कोई और ले लिया है ना, तो कुछ सिस्टमेटिकली आपको इसको पॉइंट्स डेवलप करने पड़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या है ग्रास रूट लेवल पर। हमने तो काम बढ़िया अच्छा किया और यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उनको बेनिफिट भी हो रहा है, और क्या उन पैसों का वो लाभ उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट की साइट्स पर, वहाँ से आपको देखने की ज़रूरत है। इस तरह के टॉपिक्स आपको करंट अफेयर्स में भी एनालिसिस एडिटोरियल में मिलते हैं। सो डीबीटी एक अच्छा टॉपिक है। आप इसे प्रीलिम्स में पढ़ते थे प्रोग्राम के नाम पर, अब आपको ये भी समझने की ज़रूरत है मेंस में भी इसका एनालिसिस चाहिए। तो हर प्रोग्राम जो माइलस्टोन अचीव कर चुका है, इस तरह का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देख पाते हैं कि ये डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट को पहुंचाने का एक तरीका है, जो स्पेशली जब हम कैश की बात करते हैं, सब्सिडी को उनके अकाउंट में देने, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी उनके अकाउंट में पहुंचा रहे हैं हम, है ना, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, अब उसे कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगेन
जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन, बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड्स डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व दी पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये पेपर 2 का है बेसिकली, आप इसे जस्टिस में आप पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। सो गवर्नेंस में भी इसको मैनेज किया जाएगा जब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन। सो अब यहाँ पर केवल जस्टिस में नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि इकोनॉमिक्स को भी आप पढ़ रहे हैं, फिर यहीं पर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, राइट, और कुछ हद तक आप सोसाइटी को भी ले आते हैं। सो ये इंटरकनेक्शन जब तक आपका डेवलप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस आप डील नहीं कर पाएंगे। और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, पुअर सेक्शंस की बात हो रही है, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस की बात हो रही है, इनका अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे, क्लियर है। सो जनरल स्टडीज़ या आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप हिस्ट्री नहीं बनने जा रहे हैं, आप ज्योग्राफी नहीं बनने जा रहे हैं, आप पब्लिक एड नहीं बनने जा रहे हैं, बल्कि आप बनने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने जा रहे हैं। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका एरिया होगा, एक गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर आपको काम करना होगा। आप हैं कौन? आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाकर बुलाया गया है, एक अच्छे डिसीजन मेकर के तौर पर आपको बुलाया गया है, जिसे बहुत सारी चीज़ें पता है, जिसे पढ़ाई के दौरान इन सारी चीज़ों को पढ़ा दिया गया है, बाकी काम लवासना में होता है और फिर बाद में ट्रेनिंग होते रहती है। तो इस बेसिस पर आपको देखना है कि आप जो बन के जा रहे हैं, क्या इस तरह के टॉपिक्स आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपकी पढ़ाई उस लेवल पर है या नहीं कि आप सिलेबस को मैनेज कर पा रहे हैं। Then what do you understand by the term good governance? How far recent initiatives in terms of e-governance steps taken by the state have helped the beneficiaries? So दो क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन है यहाँ पर और प्लस ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है। सो ई गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। सो बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। और बात क्या हुई है, बेनिफिशरीज के बारे में है कि बेनिफिशरीज को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आई मीन जो बेसिकली लास्ट माइल अप्रोच में या जो एंड यूज़र है, हाउ दे आर बेनिफिटिंग विद द हेल्प ऑफ दीज स्कीम्स, उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसके बारे में लिखना है। तो पढ़ेंगे इस टॉपिक को डिटेल में, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। गुड गवर्नेंस ई गवर्नेंस आपस में कनेक्टेड हैं। फिर 2022 में आप देखेंगे GS4 का क्वेश्चन है, ऑनलाइन मेथडोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर डे टू डे मीटिंग्स इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, अभी 22 का ही क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस को ही यहाँ पर यहाँ तक ला दिया गया, क्लियर है, और बोला गया यहाँ तक आप देखोगे दे आर टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस। किसी को आंसर ना भी आए तो यहाँ से आप देखकर आंसर में लिख सकते हो कि 2 लाइन तो आपको बता ही दिया कि ई गवर्नेंस में क्या है। ओके, सो मीटिंग्स है ना, मीटिंग में इस्तेमाल हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टीचिंग से इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी हम यही कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग। लर्निंग इन एजुकेशन सेक्टर टू द एक्सटेंट टेलीमेडिसिन इन द हेल्थ सेक्टर। सो टेलीमेडिसिन भी बात हो रही है, अभी आप देख पा रहे हैं आजकल रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है। दूर बैठ के आप ऐसे ऐसे वीडियो गेम खेल रहे हैं, इस तरीके से होता है, और फाइनली वो लोग दूर बैठ के सर्जरी भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ इसके पॉइंट्स हैं, ड्रॉबैक्स, वही पूछा आपको क्वेश्चन में। सो नो डाउट इट हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर बोथ द बेनिफिशियरीज एंड द सिस्टम एट लार्ज। दोनों के लिए है बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, दोनों के प्रॉब्लम्स को पूछा है, एक तो जो प्रोवाइडर है उसकी प्रॉब्लम एंड बेनिफिशियरीज की प्रॉब्लम। नाउ डिस्क्राइब दे डिस्कस द एथिकल इश्यूज, और खुद से बोल दिया एथिकल इश्यूज पर भी बात करनी, इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथड पर्टिकुलरली टू द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब इसे वल्नरेबल बोला और ये डाउन ट्रोडन सोसाइटी है, तो एथिकल चैलेंजेस पर बात करनी है आपको, और बेनिफिशरीज के लिए चैलेंज क्या है और सिस्टम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंज क्या है, दोनों के लिए आपको बताना है, और वल्नरेबल सेक्शन कैसे परेशान। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अब रोबोटिक सर्जरी हुई तो आप उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कुछ उसकी बॉडी को टच करके फील करके वो बीमारी को ठीक करना, पता लगाना है ना, मतलब उसे कैसा फील हो रहा होगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर, तो हालांकि सारे सिस्टम्स हैं, देर आर टेक्नोलॉजीज है ना, हर चीज़ को टेक्नोलॉजी से भी किया जा सकता है, बट एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है, वो कैसे फुलफिल करेंगे, क्या ये मशीन सब कुछ कर देगी, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब आपको लॉगिन करना आता है, वल्नरेबल सेक्शंस क्या दिन भर ईमेल आईडी खोलकर रखता है, आपको फटाफट मैसेजेस आ जाते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या वो इतना स्मार्ट है, क्या उसके पास स्मार्टफोन है, इतना इजीली वो मैनेज कर सकता है, क्या उनके पास उस तरह के हाई स्पीड प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन है जिसमें वो ऑनलाइन क्लास कर सके, इज़ इट पॉसिबल।
आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया, आपके पेरेंट्स कितने फास्ट ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो ई ट्रांजैक्शन करने में डरते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें लगता है गलती हो जाएगा, होती भी। आप देख पा रहे हैं जामताड़ा वगैरह में बैठे हुए लड़के क्या कर रहे हैं, है ना। सो आप देख पा रहे हैं साइबर क्राइम हो रहा है लगातार, तो आपको वो भी यहाँ पर ध्यान रखना है, साइबर क्राइम, है ना। तो वो कहाँ से लाएंगे आप, साइबर क्राइम लेकर आ रहे हैं, पेपर 3 से लेकर आ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको देखना है और उसको एड ऑन करना है कि चैलेंजेस क्या है साइबर क्राइम के। बिकॉज बिना क्योंकि आप बात करें इंटरनेट की, ई गवर्नेंस की, और साइबर क्राइम बात ना करें, सो इनकम्प्लीट होगा आपका आंसर। क्लियर है। फिर आप देखेंगे एट द सेम टाइम जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी भी हम स्पेशलिस्ट को रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम बाहर की एजेंसीज को लेकर हम काम करते हैं। अभी भी पुलिस वाले अलग से हम एक्सपर्ट्स नहीं भर्ती कर रहे हैं, अभी भी हमें लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हमारा साइबर क्राइम में वायलेट हो रहा है, तो वहाँ के लिए एक्सपर्ट एजेंसीज से हम हेल्प ले रहे हैं, बट रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस तरह के रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है। तो बोला क्या कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बेनिफिशरीज को चैलेंज बताना है और वल्नरेबल सेक्शंस को ध्यान में रखकर बेनिफिशरीज के चैलेंजेस बताने हैं। तो 3 के चैलेंजेस बताना है। एक वल्नरेबल सेक्शंस को अलग से लिखिए, एक तो पुअर है, मोबाइल नहीं है उसके पास, हाई लेवल पर कनेक्टिविटी नहीं है, डेटा खत्म हो जाता है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको वो उतना एजुकेटेड नहीं है कि मोबाइल में और सब कुछ इंग्लिश में, हालांकि हिंदी में सारी साइट्स आ गई, इवन दो वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगता है। फिर पासवर्ड याद रखना है, फिर फेस रीडिंग याद रखना है, बहुत कुछ। आई मीन ये सब जो चैलेंजेस हैं ये इतने आसान नहीं। आप अपने पेरेंट्स को ट्रेन नहीं कर पाते हैं। कुछ के पेरेंट्स ऑब्वियसली ट्रेंड होंगे बिकॉज वो वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ जगह पर ये चैलेंजेस हैं। यूपीआई पेमेंट एक उसका एक तरीका है, बिकॉज फ़ोन नंबर के थ्रू आप पैसे भेज देते हैं। कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदली हैं। कोविड के बाद से बहुत फटाफट हमने अडेप्ट कर लिया। आप देखो प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप अभी मुझे यूट्यूब में सुन भी रहे हैं, राइट। तो सारा कुछ है, उसके बावजूद भी ये चैलेंज बचा हुआ है। और एथिकल इश्यूज़ की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो पता नहीं चलता है। तो अनएथिकल क्या होगा, जैसे आपने थोड़ी देर के लिए कहा कि भाई साहब आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, अब उसने बेचारे ने कर लिया, अब आपने फ़ोटो ले ली, उसका मिसयूज़ हो रहा है। क्लियर है। फिर उनको नहीं पता कि इसमें गलती क्या हो रही है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आपने उसकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो वल्नरेबल सेक्शंस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सब कुछ आपने ऑनलाइन कर रखा है, राइट। सो गलती से फ़ोटो टैग हो गया, फ़ोटो अटैच हो गया, फिर आपने बोला ऐप डाउनलोड करो, उसे नहीं पता, वो ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड करते ही सारा डेटा उसका चला गया। बैंक अकाउंट था वो उसने फ़ोटो खींच के रखा था, बिकॉज उसे नहीं पता कि मुझे नहीं रखना चाहिए। सो फोटो गैलरी में पता चला अकाउंट पासवर्ड सब खींच के रखा है और वो कोई ले लिया। सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। It is very easy to launch 5G and 6Gs, but we are not updated. Our brain and our habits are not updated according to 5G. हम 5G नहीं है अभी तो हमारा 1G ही चल रहा है, राइट। तो आप देखोगे उस लेवल पर आपको अपडेट होना पड़ेगा। सो ये कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, वल्नरेबल सेक्शंस की बात करें। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बैंगलोर में IT जॉब्स में है, पुणे में या हैदराबाद या दिल्ली गुड़गांव में, हम उनकी बात करें जो गाँव में रहते हैं। हाँ, यूट्यूब देखना आसान है ना, कुछ करना नहीं है, चालू किया और टच किया चालू हो गया। लेकिन जब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात आती है, क्लास करने की बात आती है, पेड कोर्सेज करने की बात आती है, फिर टेलीमेडिसिन की बात आती है, तो क्या वो इतना आई मीन वो कैपेबल है, आर दे कैपेबल इनफ, आर दे वेल एजुकेटेड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और दोनों एंगल से देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको मैनेज करे। हमें भी चैलेंज आता है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ी। मुझे याद है 2020 जून में ही, कोविड में जब जून में पहली बार खुला तभी हम लोगों ने ऑनलाइन में स्विच कर लिया था सारा कुछ। हमें काफ़ी कॉल्स पर काउंसलिंग करनी पड़ती थी, समझाना पड़ता था, यहाँ पर जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ, बिकॉज हम उस तरह के अवेयरनेस के साथ नहीं आगे बढ़ रहे थे। अचानक एडेप्टेबिलिटी लानी पड़ी, तो ये सब चैलेंज था। अब आप देख पा रहे हैं डिजिटल बोर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, सारा कुछ आपके लिए इजी हो गया, इजी अप्रोचेबिलिटी हो गई। गवर्नमेंट में भी कॉन्फ्रेंस करना, मतलब वहाँ पर वो लोग VC कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस का बड़ा सेटअप लगता था, अभी सीधे लैपटॉप में चालू हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मतलब इट इज़ वेरी इजी नाउ डेज, और आसानी से इसके एजेंसीज, प्रोडक्ट, चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, ढेर सारी चीज़ें हमारे देश में तैयार हो गई। सो टेक्नोलॉजी में तो कमी नहीं है, अब हमें ये देखना है कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर हम कितने एडेप्टेड हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सो इसको ध्यान में रखेंगे। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशल ब्लोअर who reports corruption and the illegal activities, wrongdoing and misconduct। तो अब ये आपको बता दिया कि विशल ब्लोअर करता क्या है।
क्लियर है, ये तो पता लग गया। कंसर्न अथॉरिटीज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड ग्रेव डेंजर फिजिकल हार्म। अब उसके साथ ऑब्वियसली वो डेंजर में है, कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है। विक्टिमाइजेशन बाय द वेस्टेड इंटरेस्ट एक्यूज्ड पर्सन एंड हिज टीम। सो जिनके ऊपर भी आपने विशल ब्लो किया, मतलब जिनके बारे में आपने जानकारी जुटाई और ओपन किया, आरटीआई के थ्रू भी इसको ले सकते हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे बीच नहीं है अब, उन्होंने कहा था कि जब तक आप विशल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं देंगे तो विशल ब्लोअर बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप कैसे उम्मीद करें कि लोग करप्शंस को ओपन करेंगे, दे विल बी कमिंग विथ इंफॉर्मेशन बिकॉज दे विल बी ऑलवेज थ्रेटेड बाई दोज पर्सन दोज हु आर बीन एक्सपोज। सो आप देख पा रहे हो, जिनको एक्सपोज करोगे तो ऑब्वियसली वो खतरा तो पैदा करेगा, वो बदला लेगा। ऐसा हुआ भी, आप पढ़ते भी हैं मंजूनाथ और जो रोड कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने करप्शन उजागर किया उनको मार दिया गया। फिर महाराष्ट्र में आप देखोगे पेट्रोल डीजल के मिलावट के केस को उजागर करने वाले ऑफिसर को जला दिया गया। ऐसे ये दो बड़े फेमस केस हैं। और फिर बहुत सारे ढेर सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिनको मार दिया गया और पता ही नहीं चला कि मारा किसने, रोड एक्सीडेंट बता दिया गया या बहुत कुछ, राइट। सो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में व्हाट पॉलिसीज मेजर्स वुड यू सजेस्ट टू स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू सेफगार्ड द विशल ब्लोअर। तो आपको जस्ट सिंपली बताना है कि कैसे उनका आइडेंटिफिकेशन बचा लिया जाए, फिर पता ना चले कि वो कौन बोल रहा है, उनका फ़ोन नंबर ना पूछा जाए। कुछ हम ऐसा ऐप डाल दें, ऐप बना दें जिसमें उनका डिटेल ना आए, वो डायरेक्ट कॉल करें तो उनकी डिटेल पुलिस वालों के पास ना जाए, उस तरह की चीज़ें डिपार्टमेंट में ना जाए। कुछ कुल मिलाकर हमें ऐसा न्यूट्रल सिस्टम रखना पड़ेगा जहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक ना जाए। तो आप एक अनजान व्यक्ति बनकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज कई बार होता है कि आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका कोई मैल इंटरेस्ट तो नहीं है इसमें, तो फिर आप रुक जाते हैं। आपको लगता है कि छोड़ो, कौन बताए, कौन इस पचड़े में पड़े, और पता चला कि वहीं से धमकी मिलने लगेगी। तो सबसे पहली बात कि आपकी पहचान को बचाना है। वो सिस्टम में ही आपका कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड ना हो, वो ऐसा होना चाहिए इनडायरेक्ट, कोई ऐप हो जिसमें आपकी कोई भी पहचान ना हो और आपने लिख दिया, दैट मीन्स वो उनको मिल गया। अब वो ये ना पूछें कि आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों आपने भेजा, सारा कुछ। अब आपका काम है एजेंसीज का कि आप डिटेल चेक कीजिए, अदरवाइज आप इनिशिएट ही नहीं लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और फिर बहुत मुश्किल है कि रोड पर आप जा रहे हैं, सामने वाला बहुत बड़ा मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम करता है वो, तो फिर वो आपको मार ही सकता है। तो किस लेवल पर जाकर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, ये सोचने वाली बात है। और इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए जहाँ पर सिक्योरिटी की बात हो, तब तो आप करप्शन को सामने लाएंगे। अदरवाइज़ हम बिल्कुल बचना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें कॉलेज में मार्क्स कम मिलेंगे, हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, हमारे ऊपर लीगल एक्शंस होंगे एंड ब्ला ब्ला, बहुत कुछ आप सोच लेते हैं और इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आती है। सो लास्ट, इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड corporate sector's contribution in generating wealth and employment is increasing. Obviously corporate sector जैसे जोमेटो देखो, स्विगी देखो, है ना, ओला उबर देखो, इनका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है। इन डूइंग सो दे आर ब्रिंगिंग इन अनप्रेसिडेंटेड onslaught on the climate, okay, environmental sustainability and living conditions of human beings. In this background, do you find that corporate social responsibility is efficient and sufficient? है ना, दो important term इस्तेमाल किए, enough to fulfill the social roles and responsibilities needed in the corporate world for which the CSR is mandated. तो सिंपल है, क्वेश्चन ये बोला है कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आपको पता है। मैं नोट्स में यहाँ पर लेता हूँ, आप देखेंगे कंपनीज क्या कर रही हैं, कंपनीज का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, contribution in terms of employment, in terms of services, okay, and they are coming with different kinds of products and services. So हमारी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है that is going up, okay. So these are the basic things they are providing. Obviously, I mean they are doing good job, okay. अब एट द सेम टाइम अब आप देखोगे कि इन सब को लेने के कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। सो मे बी
एनवायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हम कहते ज़रूर हैं कि हमने पैसा दिया, ये कहते हैं कि भाई साहब हमने ऑयल निकाला, हमने आपको ऑयल रिफाइन करके दिया, आपने कंज्यूम किया, फिर आपने धुआं छोड़ा, क्लियर है। तो पैसा आपने किसको दिया? पैसा आपने दिया कंपनी को दिया, क्लियर है। कंपनी ने पैसा अपने पास रखा। कंपनी ने कभी भी अर्थ को पैसा दिया क्या? जिसकी चीज थी आपने उसको लौटा दी? नो, नेवर। अर्थ को आपने कुछ भी नहीं दिया। सो अर्थ को कौन लौटाएगा? कैसे लौटाएंगे आप? अच्छा, अर्थ एंड सोसाइटी दोनों को यहां पर एक साथ मानकर चलें कि इन दोनों को कौन रिटर्न कर रहा है और क्या पे कर रहे हैं आप? यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया गया कि इनको क्या पे करना है, रिटर्न कहां से जाएगा। बिकॉज आपने निकाला तो कोयला है ना, कोल किसकी चीज थी? वो अर्थ की चीज थी, वो नेचर की चीज थी। दैट बिलोंग्स टू नेचर, दैट बिलोंग्स टू सोसाइटी। सोसाइटी तो बाद में आई, नेचर पहले है, राइट। अब इनको आपने कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट बनाया गवर्नमेंट ने। 2% का टर्नओवर का 2% आपको कंट्रीब्यूट करना है। इसके नॉर्म्स हैं, बेसिकली आप पढ़ेंगे इसको बाद में। तो CSR में आप क्या करते हैं? आप ग्रीनरी का काम करते हैं, ओके। फिर या आप स्कूल खोलने का काम करते हैं या हॉस्पिटल खोलने का काम करते हैं। उस एरिया में रोड बना देते हैं, झोपड़पट्टी वालों के लिए आप घर बना देते हैं, हाउसेस बना देते हैं, क्लियर, एंड ब्ला ब्ला बहुत कुछ, राइट। सो आर दे एफिशिएंट एंड सफिशिएंट, ये क्वेश्चन पूछा है। कई जगह पर करप्शन भी है, CSR के थ्रू बढ़िया करप्शन होता है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। बिकॉज कंपनीज क्या करती हैं, सपोज उन्होंने कहा भाई हम आपको 2 करोड़ दे रहे हैं, आप 50 लाख रखिए, 50 लाख में थोड़ा बहुत काम कीजिए और आप 1.5 करोड़ हमें लौटा दीजिए। हम आपको रूट करके दिखा देंगे आपके अकाउंट में और बाकी पैसा हमारे पास वापस आ गया, क्लियर है। अब ये क्या है? ये करप्शन की भी एक जड़ है, क्योंकि ऑडिट दिखाना है, ऑडिट में दिखा दिया हमने खर्च किया, वो पैसा भी आपके पास वापस आ गया, कुछ NGOs के पास रह गए, NGOs ने कुछ काम किया, कुछ नहीं किया। सो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। इसीलिए पूछा है कि आर दे एफिशिएंट एंड सफिशिएंट, तो क्या इतना ही सफिशिएंट होगा? तो इनसे कुछ और भी टैक्सेस लिए जाएं, जैसे ग्रीन टैक्सेस, एनवायरमेंट टैक्सेस, अर्थ टैक्सेस, ऐसे भी कुछ टैक्सेस लगा देना चाहिए, क्लियर है। और इसे सिविल सोसाइटीज़ और पब्लिक फोरम में डाल देना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इस जगह पर है। पंचायती राज को इसमें ऐड ऑन कर देना चाहिए कि पंचायती राज चेक करेगी कि ये कंपनी वाकई खर्च कर रही है या नहीं, क्लियर है। और इसमें हाई लेवल पर, क्योंकि अभी भी करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है, सो कोई इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश नहीं हो रही है। आपको पता भी नहीं चलता कि CSR का क्या क्या काम हुआ है। सुनते हैं कुछ बड़ा बड़ा लिखा रहता है, लेकिन अगेन आप देखोगे आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलता। कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो जेन्युइन लेवल पर काम कर रही हैं, जैसे गोदरेज वगैरह हैं, जो रोड पर जो ड्राइवर्स जाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, उनके एड्स का चेकअप कैंप फ्री में लगाते हैं वो लोग। कुछ कंपनीज़ हैं जैसे कोलगेट वगैरह हैं, उनके स्कूल चलते हैं। ऐसे कुछ कंपनीज़ हैं जिनके अपने CSR प्रोजेक्ट्स वाकई आपको विजिबल होंगे, लेकिन आज भी इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा? सोशल ऑडिट या पंचायती राज को शामिल करने की ज़रूरत है क्रॉस चेक करने के लिए। और सफिशिएंट है ये अमाउंट, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज हर जगह पर इस्तेमाल कैसे हो रहा है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। कुछ जगह कलेक्टर की परमिशन से खर्च करते हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं रोड के बगल में रोड बना दिया और कहा हमने CSR का पैसा खर्च किया। दैट हैज़ टू बी चेक कि कहाँ पर कैसे खर्च करने हैं, क्लियर है। और ये देखने की ज़रूरत होगी कि उन पैसों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और क्या किया जा रहा है। खाना पूर्ति के लिए खर्च करना है तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। कुछ कंपनीज़ ने हमें कॉल किया कि ट्राइबल एरियाज़ में बच्चों को पढ़ाना है, बट वो डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है और वो एक खाना पूर्ति जैसा प्रोग्राम हमें दिखा। सो कई जगह पर ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं जहाँ पर खाना पूर्ति के लिए काम हो रहा है। सो बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको आप देख सकते हैं कि CSR का पैसा सिर्फ वो ये दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि वी आर फॉलोइंग ऑल दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी एक नॉर्म है कि उनको CSR के पैसे खर्च करने हैं और यूटिलाइज करना है। सो आप देखोगे कि एग्जैक्टली सोसाइटी में वो रिफॉर्म कितना आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई मीन पब्लिक को वो डेवलपमेंट फील हो रहा है या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जब तक फील नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ओके। तो इस बेसिस पर आप चीज़ों को देख सकते हैं
तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस मुद्दे पर क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और क्रिटिकली एग्जामिन करने बोला है तो आपको बताना पड़ेगा कि चैलेंजेस कहाँ पर हैं। थोड़ा सा इसको पढ़िए अच्छे से। और पब्लिक एड में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं, कुछ हद तक सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं आप, और गवर्नेंस पॉलिटी में आपको पढ़ना है। और पॉलिटी में भी पढ़िए, गवर्नेंस में भी पढ़िए, पेपर 4 में भी पढ़िए, सभी जगह पढ़िए आप। ये सारे वेल कनेक्टेड हैं और इसके ऊपर ऐसे राइटिंग भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, टॉपिक्स आइसोलेट मत कीजिए। एक टाइम के बाद ये सारे आपके साथ साथ चलेंगे, ध्यान रखिएगा। आप अलग अलग नहीं छोड़ सकते इनको कि सर वो पॉलिटी में नहीं पढ़ाया, सर वो हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया, वो ज्योग्राफी में। नो, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर्स कि वो आपको इंटीग्रेट करने की बात सिखाएं। और आपको सीखना भी चाहिए, आपको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। कोचिंग वाले तो एफर्ट कर ही रहे हैं, है ना। आपको एफर्ट में आपको देखना है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हैं। और आप सोचते हैं आप सिर्फ सिलेबस तक पढ़ रहे हैं, सो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी सिर्फ सिलेबस कवर करने का नाम नहीं है। इट्स अ बिग एग्जामिनेशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड नेशन। क्लियर है। और आप देश की जिम्मेदारी लेने वाले जॉब में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे आप सिलेबस तक रोक कर मत देखिए। सिलेबस होता तो बहुत सारे सिलेबस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और फिर सिलेबस ही पढ़ना होता तो बहुत सारे लोग सिलेबस भी पढ़ा रहे हैं। तो आप सिलेबस पढ़ने, सिलेबस तक लिमिट मत कीजिए इसे, बियॉन्ड द सिलेबस जाइए, सिलेबस को इनकलकेट कीजिए, सिलेबस का जो कैनवास है वो खोल दीजिए और इसे रिलेट कीजिए रियल लाइफ से। और कोचिंग का रट रटाया हुआ आंसर मत लिखिए। एग्ज़ाम को पास करना है तो बहुत नज़दीक से देखिए इसको, यूपीएससी को। काफ़ी अपने आप को चेंज, अपने अंदर थॉट्स को चेंज लाइए। ऐसा सोचिए कि आप खुद एक कलेक्टर हैं और आपको खड़ा कर दिया सोसाइटी के बीच में, वहाँ रिफॉर्म कैसे लाना है, वहाँ काम कैसे करना है। तो और भी इसी तरह के वीडियोस में हम मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। और आराम से देखिए, बार बार देखिए। मैंने जो बोला है ऐसा नहीं है कि इतना ही, आप भी सोच सकते हैं, आपको भी सोचना चाहिए। यू कैन ऑल्सो एड ऑन सम पॉइंट्स डेफिनेटली। और मैं कंप्लीटली टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन बताकर आगे बढ़ा हूँ। टॉपिक वाइज भी डिस्कशन पर आएंगे। सो आप पाथ आइस एकेडमी के इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और दिल्ली या रायपुर में कहीं पर भी मिलने आ सकते हैं। और जैसी अवेलेबिलिटी होगी आपसे मुलाकात होगी। और मीनवाइल आप टेलीग्राम में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं, वहाँ पर दे रहे हैं। प्लीज़ डाउनलोड करें, पढ़ाई करें आप, और खूब जमकर पढ़िए। इस साल मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे काम के, इतने सारे एनालिसिस में 13 से लेकर 22 तक के क्वेश्चंस लगभग मैंने एक साथ कवर कर दिए हैं, इंक्लूडेड पेपर 4, इंक्लूडेड पेपर 2, कुछ ऐसे के क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें आप अच्छा करेंगे। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बेस्ट विशेस।